बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे डिफरेंस बिटवीन टेटनी एंड टेटनस के बारे में। ओके, सो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम टेटनी की। सो टेटनी, जिसे हम टेटनी सीजर्स भी कहते हैं। सो सीजर्स नॉर्मली जैसे हम कहते हैं झटकों को, आपको जैसे झटके लगते हैं ना, सो सीजर्स हम उन्हें कहते हैं। लेकिन टेटनी को हम टेटनिक सीजर्स भी कहते हैं और इसमें ऐसा होता है कि आपका जो मसल है ना, वो कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहता है। ठीक है, आप अपने मसल को कंट्रोल भी नहीं कर सकते। तो ओवरऑल आपका जो स्केलेटल मसल, जो आपका वॉलंटरी मसल है, वो क्या होता है, वो बेसिकली कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में होता है। ठीक है, और वो जो कॉन्ट्रैक्शन होती है ना, वो इनवॉलंटरी होती है, यानी कि आप उसे कंट्रोल भी नहीं कर सकते। और ये क्यों होती है? जस्ट बिकॉज ऑफ द हाइपोकैल्सीमिया। ठीक है, हाइपोकैल्सीमिया की वजह से होती है। ठीक है, हाइपो यानी कि डिक्रीज्ड, कैल्सी यानी कि कैल्शियम, एंड ईमिया यानी कि ब्लड। ठीक है, हाइपो यानी कि डिक्रीज्ड, ठीक है, कैल्सी यानी कि कैल्शियम, ठीक है, एनीमिया यानी कि ब्लड। ठीक है, सो जब आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम की कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है, उस वजह से क्या होता है, ये जो टेटनी है ना, वो डेवलप हो जाती है। ठीक है, सो वंस अगेन टेटनी और टेटनिक सीजर इज अ मेडिकल साइन कंसिस्टिंग ऑफ द इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल। ठीक है, सो बेसिकली क्या होता है टेटनी में, ड्यू टू हाइपोकैल्सीमिया की वजह से आपके जो मसल्स है ना, इवन वॉलंटरी मसल, वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहते हैं। ठीक है, कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्शन में रहते हैं। ओके, देन वी हैव द टेटनस। ठीक है, अच्छा, अब टेटनस हम किसे कहते हैं? टेटनस जो है ना, वो एक बैक्टीरिया की वजह से होती है, जिसे हम कहते हैं क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई। ठीक है, सो ये जो आप पिक्चर देख रहे हो ना, दिस इज द पिक्चर ऑफ क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई। ओके, सो टेटनस इट इज एन इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, ये इन्फेक्शियस डिजीज है। इन्फेक्शियस डिजीजेस वो डिजीजेस होती हैं जो कि किसी इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से होती है। ठीक है, अब ये इन्फेक्शियस एजेंट बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, फंगाई भी हो सकता है, अलगाई भी हो सकता है। ठीक है, सो ये कौन सा इन्फेक्शन है? इट्स अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ओके, और ये जो आपका क्लोस्ट्रीडियम टेटना है ना, ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। अब देखिए, ये मैं आपको नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर के अंदर पढ़ाऊंगा। सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। नॉर्मली क्या होता है हमारे ब्रेन के अंदर, क्या होता है? नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम। अब ये नर्वस सिस्टम जो है ना, हम इसे दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं, सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, अभी के लिए आप इसे याद ना रखें तो आपकी मर्जी, बिकॉज नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर के अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसके अंदर दो पार्ट्स आ जाते हैं, एक है ब्रेन, दूसरा है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर दो कैटेगरीज आ जाती हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है ना, ये हमारे वॉलेंट्री एक्शंस को या वॉलेंट्री सिस्टम को कंट्रोल करता है। सपोज कीजिए आपके जो स्केलेटल मसल्स है, दीज आर योर वॉलेंट्री ऑर्गन्स। ठीक है, तो आप अपने स्केलेटल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाते हो, मूव करवाते हो, जस्ट बिकॉज ऑफ द सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अगर आपके बॉडी में सोमैटिक नर्वस सिस्टम नहीं होगा तो आप अपने स्केलेटल मसल्स को मूव भी नहीं करवा पाएंगे। ओके, सो सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है ना, ये आपको वॉलंटरी एक्शन परफॉर्म करवाने में हेल्प करता है। ओके, देन वी हैव ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है ना, ये आपको ये बेसिकली जो आपके इनवॉलंटरी एक्शंस है ना, जैसे कि डाइजेशन हो गया। ठीक है, सो आप अपने डाइजेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप अपने स्टमक को ये नहीं बोल सकते हो कि भाई ये जो फूड आया इसे डाइजेस्ट मत करो। ठीक है, सो आप अपने स्टमक को ऐसे नहीं बोल सकते हो। सो जो ऑटोनॉमिक चीजें हैं ना, उनको कौन कंट्रोल करता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। ठीक है, जैसे कि आपका हार्ट बीट हो गया। ठीक है, हार्ट बीट को आप खुद नहीं कंट्रोल कर सकते। आप अपने हार्ट को नहीं बोल सकते कि भाई तो अब जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट कर या स्लोली कॉन्ट्रैक्ट कर। ठीक है, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो आपके तमाम इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं, जैसे कि डाइजेशन हो गया, हार्ट बीट हो गया, तो उसको कंट्रोल कौन करता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ओके, अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर भी दो कैटेगरीज आ जाती हैं। नंबर वन इज द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, देन वी हैव सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ना, ये आपके जो रेस्टिंग स्टेज है, ठीक है, रेस्टिंग स्टेज को बेसिकली कंट्रोल करता है, यानी कि आपके डाइजेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, जब आप रेस्ट में होते हो तब डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना, वो चल रहा होता है प्रॉपरली। और जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, ये कंट्रोल करता है आपका फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स को। ठीक है, यानी कि सपोज कीजिए कि आपके पीछे कुत्ता पड़ गया है। ठीक है, अब क्या होगा? अब आपका ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ना, ये एक्टिवेट होगा। ठीक है, और ये जो है ना, क्या करेगा कि आपके डाइजेशन को कुछ हद तक रोक देगा। ठीक है,
लेकिन जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ना, ये रेस्टिंग कंडीशन में एक्टिवेट होता है। सपोज कीजिए आप जब सो रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, तब क्या होता है कि आपका ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ना, ये एक्टिवेट होता है और जो आपकी डाइजेशन है ये बेसिकली उसको कंट्रोल कर सकता है। ओके, ओ कंट्रोल करता है। ओके, आपकी डाइजेशन को बेसिकली ये कंट्रोल करता है। ओके, सो और भी काफी सारी चीजें हैं जो कि मैं अभी आपको नहीं पढ़ाऊंगा। अभी जो है ना हम टेटनी और टिटनेस के ऊपर फोकस करते हैं। सो टेटनी caused by disorder that increase the action potential। अच्छा देखिए, ये जो एक्शन पोटेंशियल है ना, ये भी मैं आपको नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर के अंदर पढ़ाऊंगा, बिकॉज इसके अंदर डीपोलराइजेशन आ जाती है, रीपोलराइजेशन आ जाती है, हाइपरपोलराइजेशन आ जाती है। बिकॉज ये जो है ना, ये काफी लंबा टॉपिक है, तो इसके लिए अलग से वीडियो चाहिए होगी। तो अभी के लिए मैं आपको इतना बता दूं, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मसल्स और द नर्व्स दैट इनर्वेट देम। अच्छा देखिए, जो एक्शन पोटेंशियल है ना, एक्शन पोटेंशियल की वजह से आपके जो मसल सेल्स है वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, सो टेटनी में ऐसा होता है कि जो आपके मसल सेल्स है ना, वहां का जो एक्शन पोटेंशियल है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी होती है यानी कि जो नंबर्स होते हैं एक्शन पोटेंशियल के, वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से कंटिन्यूअसली मसल जो है ना वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में होती है। ठीक है, सो देखिए ये चीज एक्शन पोटेंशियल जो है ना, इसके लिए भी अलग से वीडियो चाहिए होगा, बिकॉज ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन अभी के लिए बस इतना समझ लें कि एक्शन पोटेंशियल की वजह से जो आपके मसल सेल्स हैं ना, वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, सो अगर एक्शन पोटेंशियल की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए यानी कि इसके नंबर बढ़ जाए, तो मसल सेल्स जो है ना ये कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में होंगे। ठीक है, सिमिलरली हमें पता है कि जो हमारा मसल है, सपोज कि दिस इज अ मसल, और मसल को जो है ना वो कोई ना कोई नर्व जो है वो आके सप्लाई कर रही होती है। ठीक है, अब सपोज कीजिए नॉर्मली इस मसल को एक नर्व सप्लाई कर रही थी। ओके, सो दिस इज अ वन नर्व। लेकिन टेटनस में ऐसा टेटनी में ऐसा होता है कि एक मसल को मल्टीपल नर्व्स जो है ना वो सप्लाई कर रही होती हैं। ठीक है, मल्टीपल नर्व जो है इसको स्टिमुलेट कर रही होती हैं, जिसकी वजह से जो मसल है ना ये कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में होता है। ओके, सो टेटनी कैन बी रिजल्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से यानी कि हमारे बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इसका अगर इम्बैलेंस हो जाए, ये आगे पीछे हो जाए, इनकी कंसंट्रेशन ऊपर नीचे हो जाए, तो इसकी वजह से टेटनी हो सकती है। ओके, सो मोस्ट ऑफ इन लो कैल्शियम लेवल, जैसे हम हाइपोकैल्सीमिया भी कहते हैं। ठीक है, ज्यादातर ये जो टेटनी होती है ना वो हाइपोकैल्सीमिया की वजह से होती है। ओके, हाइपोकैल्सीमिया यानी कि लो कैल्शियम लेवल इन अवर ब्लड। ठीक है, और सिमिलरली मैग्नीशियम पोटेशियम की डेफिशिएंसी की वजह से भी क्या होता है, टेटनी जो है ना वो हो सकती है। ओके, सो इंक्रीज्ड एसिडिक एसिडोसिस और अल्कली अल्कलोसिस इन अवर बॉडी कैन आल्सो लीड टू द टेटनेस। ठीक है, सो देखिए एसिडोसिस होता है। एसिडोसिस हम कहते हैं कि जब भी हमारे बॉडी के अंदर जो एसिडिक कंपाउंड्स है ना, जैसे कि अमाइनो एसिड हो गया वगैरह, सो जब भी हमारे बॉडी के अंदर एसिडिक कंपाउंड्स हो गए या इवन एसिडिक आयन हो गया, जैसे कि हाइड्रोजन आयन। ठीक है, हाइड्रोजन आयन दिस इज एन एसिडिक। सो जब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन या जो एसिडिक कंपाउंड्स हैं हमारे बॉडी के अंदर, अगर उनकी कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ जाए, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एसिडोसिस। ठीक है, तो एसिडोसिस की वजह से टेटनी हो सकती है। ठीक है, सिमिलरली अल्कलोसिस हम कहते हैं कि जब भी हमारे बॉडी के अंदर जो अल्कलाइन कंपाउंड्स हैं, ठीक है, अल्कलाइन कंपाउंड्स जो है ना, अगर उनकी यानी कि जो बेसिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जो बेसिक कंपाउंड्स हैं अगर उनकी कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ जाए, जैसे कि बाइकार्बोनेट हो गया। ठीक है, HCO3 नेगेटिव। सो बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन या सोडियम बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन अगर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाए, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं अल्कलोसिस, यानी कि हमारे बॉडी में क्या हो गई है, अल्कलोसिस हो गई है। अल्कलोसिस यानी कि इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ अल्कलाइन कंपाउंड्स, बेसिक कंपाउंड्स। ठीक है, इन अवर बॉडी व्हिच इज कॉल्ड द अल्कलोसिस। तो अल्कलोसिस की वजह से भी टेटनी जो है ना वो हो सकती है। ओके, so the tetanus can be because of the intravenous drug inducted through the contaminated needles by the abusers। ठीक है, so देखिए टेटनस कब होती है, जैसे कि हमने पढ़ा था ना हेपेटाइटिस HIV के अंदर, तो HIV वायरस जो है ना वो स्प्रेड होता है ड्यू टू द कंटामिनेटेड नीडल। सिमिलरली टेटनी जो है ना, टेटनी क्यों होती है, बाय द यूजिंग ऑफ कंटामिनेटेड नीडल्स, कंटामिनेटेड सिरिंजेस की वजह से ये जो टेटनी है ना, ये जो बैक्टीरिया है, उन्हीं कंटामिनेटेड नीडल के थ्रू आपके बॉडी के अंदर चला जाता है। ओके, सो इंट्रावीनस ड्रग यानी कि इंट्रावीनस ड्रग ऐसी दवाइयां होती हैं जो कि हम डायरेक्टली अपनी वीन्स के अंदर इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, खास करके जो इंजेक्शंस होती हैं ना, इंजेक्शंस बेसिकली हम इंट्रावीनस देते हैं। ठीक है, हालांकि इंट्रामस्कुलरली भी देते हैं। सो इंट्रावीनस इंजेक्शन में क्या होता है कि हम जो इंजेक्शन है ना वो वीन के अंदर बेसिकली इंसर्ट करते हैं। ओके, सो इंट्रावीनस इंजेक्शन अगर वो
कंटामिनेटेड होगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि उस कंटामिनेटेड नीडल के अंदर क्या होगा, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई होगा सपोज। तो वो क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई है ना, वो हमारे ब्लड के अंदर, हमारी वीन्स के अंदर चला जाएगा और हमें टेटनस हो जाएगी। ओके, सो खास करके जो कि अब्यूजर्स होते हैं ना, जो कि नशा वगैरह करते हैं, जो कि कंटामिनेटेड नीडल्स का इस्तेमाल करते हैं, उनमें टेटनस जो है ना ये कॉमन है। ओके, और दूसरी बात ये कि ये जो क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई बैक्टीरिया है ना, ये एक किस्म का केमिकल सीक्रेट करता है, वो चीज है न्यूरोटॉक्सिन। ठीक है, और इस न्यूरोटॉक्सिन को हम कहते हैं टेटनोस्पैस्मिन। ठीक है, देखिए न्यूरोटॉक्सिन नाम से ही जा रहा है, न्यूरो यानी कि ब्रेन, तो ये ऐसा टॉक्सिन है जो कि हमारे ब्रेन को क्या करेगा, डैमेज करेगा। ओके, और इस न्यूरोटॉक्सिन का नाम है डेट इज द टेटनोस्पैस्मिन। ठीक है, which act on the synapse and causes the muscular spasm and neuromuscular junction blockage। ठीक है, सो देखिए साइनेप्स में आपको अभी से थोड़ा सा समझा दूं। तो सपोज दिस इज अ नर्व एंड दिस इज द नर्व टर्मिनल। ठीक है, ये क्या है, दिस इज द नर्व टर्मिनल ऑफ अ नर्व। ठीक है, एंड दिस इज द नर्व सेल बॉडी एंड दीज आर इट्स डेंड्राइट्स। ठीक है, ये जो गोल गोल क्या है, दिस इज द नर्व, सॉरी दिस इज द सेल बॉडी, और ये जो आप प्रोजेक्शंस देख रहे हो, दीज आर द डेंड्राइट्स। ओके, सिमिलरली यहाँ पे नीचे भी एक न्यूरॉन होगा, दिस इज द सेल बॉडी, दीज आर द डेंड्राइट्स। ठीक है, एंड दिस इज द एक्सोन एंड दीज आर इट्स एक्सोन टर्मिनल। सो साइनेप्स हम कहते हैं कि ये वाला जो पहला वाला जो न्यूरॉन है ना, इसके जो एक्सोन टर्मिनल, और जो दूसरा वाला जो न्यूरॉन है जिसके जो डेंड्राइट्स हैं, इन दोनों के बीच में ये जो पूरी स्पेस है ना, इस स्पेस को हम कहते हैं साइनेप्स। ठीक है, सिमिलरली सपोज कीजिए ये एक न्यूरॉन है, दिस अ सेल बॉडी, दिस एक्सोन एंड दीज आर इट्स एक्सोन टर्मिनल एंड दीज आर द डेंड्राइट्स। ठीक है, एंड दिस इज द मसल, ये क्या है, ये मसल है। तो मसल और ये वाले जो एक्सोन टर्मिनल है, इन दोनों के बीच में भी ये जो पूरी स्पेस है ना, इस स्पेस को हम कहते हैं साइनेप्स। ठीक है, इसे भी हम साइनेप्स कहेंगे। ठीक है, और इस वाली स्पेस को भी हम साइनेप्स कहेंगे। ओके, तो ये जो न्यूरोटॉक्सिन है ना, जिसे हम कहते हैं टेटनोस्पाज्मिन, ये क्या करता है कि इस वाले न्यूरॉन, ये जो न्यूरॉन है और ये वाला जो मसल, इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन है ना, उस कनेक्शन को लॉस कर देता है, उस कनेक्शन को खत्म कर देता है, और इसे हम कहते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन ब्लॉकेज। ठीक है, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन ब्लॉकेज, यानी कि इस वाले न्यूरॉन, ये जो न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन और इस मसल के बीच में ये जो साइनेप्स बन रही है, ये जो जंक्शन बन रहा है, इस जंक्शन को ये क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है। ठीक है, सो इस साइनेप्स को हम जंक्शन भी कह सकते हैं। ओके, और यही टेटनोस्पाज्म स्पाज्मिन यानी कि ये जो न्यूरोटॉक्सिन है, ये क्या करेगा, आपका ये जो मसल है ना, इस मसल की कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन करवा देगा। ठीक है, इस मसल की क्या करवा देगा, कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन काज करवा देगा। ओके, यानी कि ये जो मसल है ये कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में होगा। ओके, लेकिन टेटनी में क्या होता है, टेटनी में कोई भी ऐसा टॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं होता। ठीक है, कोई भी ऐसा न्यूरोटॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं होता, बिकॉज टेटनी में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से जो है ना वो टेटनी हो जाती है। ओके, सो द सिवियर विटामिन डी डेफिशिएंसी में बी एसोसिएटेड विथ हाइपोकैल्सीमिया। देखिए हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है कि जो विटामिन डी होती है ना, विटामिन डी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाने में हेल्प करती है। ठीक है, सो देखिए ये हमने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा था कि जो इंटेस्टाइन होता है, इंटेस्टाइन के अंदर क्या होते हैं, बेसिकली विटामिन और ये जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स वगैरह, इनकी क्या होती है, रीअब्जॉर्प्शन होती है। ओके, तो विटामिन डी जो है ना, इसी इंटेस्टाइन के अंदर बेसिकली सपोज कि यहाँ पे कैल्शियम पड़ा हुआ है, तो विटामिन डी क्या करेगा, इसी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करवाएगा। ठीक है, सपोज कि ये अपने बाहर जो है ना विटामिन डी पड़ा हुआ है, तो ये विटामिन डी क्या करेगा, इसी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करवाएगा। ठीक है, यानी कि इस कैल्शियम को इंटेस्टाइन से निकाल के ब्लड के अंदर डाल देगा। ठीक है, ताकि कैल्शियम जो है ना ये हमारे बॉडी के अंदर स्प्रेड हो जाए। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा, वंस अगेन हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा, बिकॉज विटामिन डी नहीं होगा तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा तो हमारे बॉडी के अंदर क्या हो जाएगी, हाइपोकैल्सीमिया, यानी कि कैल्शियम की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, वंस अगेन टेटनी हो जाएगी। ओके, so if I talk about the tetanus, so these functional impairment are manifested as flexor muscle। अब देखिए कौन से functional impairment, ये जो neuromuscular blockage है ना, this is the functional impairment। ठीक है, because इस neurotoxin ने क्या किया कि ये जो synapse बन रहा था हमारे muscle और हमारे neuron के बीच में, उस synapse को इसने क्या करवा दिया, block करवा दिया। ठीक है, ये वाला synapse, ये जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था, so ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे ये जो synapse बन रहा है between this neuron
एंड दिस मसल, ठीक है, इस न्यूरॉन और इस मसल के बीच में जो साइनेप्स बन रहा है, ये न्यूरोटॉक्सिन क्या करता है, इस साइनेप्स को यानी कि इस जंक्शन को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो मसल है ना, ये कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में होता है, ठीक है। और ये न्यूरोटॉक्सिन क्या करता है, इस मसल को क्या करता है, कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रखता है, ठीक है। और ये मसल कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्शन वाली स्टेट में होता है, ओके। So these functional impairment are manifested as flexor muscle spasm, ठीक है, जो आपके फ्लेक्सर मसल्स है, जैसे कि आपके बाइसेप्स हो गए, ठीक है। देखिए बाइसेप क्या करवाता है, आपकी आर्म को फ्लेक्स करवाता है, इसलिए हमने इसको नाम दिया फ्लेक्सर मसल, ठीक है। लेकिन आपके जो ट्राइसेप मसल है वो क्या है, दीज आर योर एक्सटेंसर मसल, बिकॉज ये क्या करता है, आपकी आर्म को एक्सटेंड करता है। तो ये जो टेटनस होता है ना, वो ज्यादातर आपके फ्लेक्सर मसल्स में होता है, ठीक है। So the impact of the toxin on the sympathetic nervous system causes the autonomous damage, ठीक है। so देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया ये जो sympathetic nervous system क्या होता है, autonomic nervous system क्या होता है। तो ये जो न्यूरोटॉक्सिन है ना, ये जो न्यूरोटॉक्सिन है, ये क्या करता है, आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको ब्लॉक कर देता है, उसको बेसिकली डैमेज करवा देता है, ठीक है। सो इसको मैं यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ओ ये वाला, तो इसको मैं जरा ब्लैक से ड्रॉ करता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ना, ये वाला, तो ये न्यूरोटॉक्सिन क्या करता है, इस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम किसका पार्ट है, इस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डैमेज होगा तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी जाहिर सी बात है डैमेज होगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये जो ये जो टेटनोस्पाज्म है, टेटनोस्पेज्म क्या करता है कि आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको इम्पैक्ट करता है, उसे डैमेज करता है, जिसकी वजह से ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन आ जाती है, यानी कि जो आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो भी सही से फंक्शन परफॉर्म जो है ना वो नहीं कर पाता, ओके। सो टेटनी जो है, टेटनी अ पर्सन में डाई इफ टेटनी अकर्स इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। देखिए आपके जो रेस्पिरेटरी मसल्स है ना, जैसे कि आपके लंग्स के अंदर जो मसल्स हो गए या आपके जो ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स के अंदर जो मसल्स हो गए, अगर उनकी टेटनी हो जाए, यानी कि वो अगर कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहेंगे, तो क्या होगा, आप अच्छे से सांस भी नहीं ले पाएंगे, और जाहिर सी बात है अगर आप सांस नहीं ले पाएंगे तो आपकी डेथ हो जाएगी, ओके। So, but in tetanus, a person may die when the infection becomes severe, ठीक है। So, tetanus में बंदे की डेथ तब होती है जब ये जो इन्फेक्शन है ना, इन्फेक्शियस एजेंट, ये जो क्लॉस्ट्रीडियम टेटना है, ये ब्रेन को छोड़ के आपके ब्लड के अंदर चला जाए और आपकी पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड हो जाए। सो दिस इज द सीवियर इन्फेक्शन, ठीक है। सो यानी कि ये जो इन्फेक्शियस पार्टिकल है, ये सीवियर कंडीशन में चला जाए, सीवियर कंडीशन कॉज करवा दे आपके बॉडी के अंदर, कैसे, आपके ब्रेन से निकल के चला जाए आपके ब्लड के अंदर। देखिए ये जो टेटनस ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है ना, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहाँ पे पाया जाता है, ब्रेन के अंदर। तो ये जो क्लॉस्ट्रीडियम टेटना है ये नॉर्मली तो ब्रेन को अफेक्ट करता है, लेकिन अगर ये चला जाए ब्लड के अंदर और ब्लड से पूरी बॉडी के अंदर फैल जाए, सो दिस इज एक्चुअली द सीवियर इन्फेक्शन, और इसी सीवियर इन्फेक्शन से क्या होता है, बंदे की डेथ हो जाती है, ओके। सो यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हो, दिस इज द टेटनस, ये जो आप बंदा देख रहे हो ये क्या हो रहा है, ये कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में हो रहा है, ठीक है, ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन स्टेट में, ओके। एंड हियर इट इज द टेटनी, ठीक है। ये जो आप देख सकते हो जो बंदा है इसका ये जो हैंड है वो क्या हो रहा है, ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में, सो दिस इज द टेटनी एंड दिस इज द टेटनस, ओके।